मेरे YouTube चैनल JRF राजनीति में आप सभी का स्वागत है, जहां हम JRF और UGC नेट राजनीति विज्ञान की बेहतरीन तैयारी करेंगे। चलिए, अब हम अपने पहले सेशन में राजनीति विज्ञान के सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने ये राजनीति विज्ञान का सिलेबस है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नेट परीक्षा का। जी। और पहली नज़र में देखें तो ये सच कहूं किसी विशाल पर्वत जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। एक तरफ प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों की गहरी बातें, दूसरी तरफ भारतीय संविधान की बारीकियां, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मतलब न जाने क्या क्या। इसे देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश सिर्फ इस सिलेबस के पन्ने पलटने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि एक आदर्श राज्य पर प्लेटो के जो विचार थे और हमारे गांव में चल रही मनरेगा स्कीम, इन दोनों के बीच क्या कोई सीधा कनेक्शन है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़े है। क्योंकि ये सिलेबस शायद उसी कनेक्शन की कहानी कहता है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ विषयों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक नक्शा है। और आज हम इस नक्शे पर सिर्फ जगहों के नाम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन जगहों को जोड़ने वाले रास्तों, सुरंगों और पुलों को खोजेंगे। अच्छा। हम इसे इकाई दर इकाई देखने के बजाय 4 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे कि कैसे विचारों की एक छोटी सी चिंगारी संस्थानों और नीतियों की एक बड़ी आग में बदल जाती है। चलिए तो वे शुरू करते हैं। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो किसी भी सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है और राजनीति की दुनिया में पहला कदम हमेशा विचारों का होता है। सिलेबस में भी जो पहली 3 इकाइयां हैं वो अवधारणाओं और विचारकों पर ही हैं। जी। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी इमारत की नींव है। नींव ही है। ये हमारा पहला खंड है, विचारों की दुनिया। देखिए, इकाई आई में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र जैसे शब्द हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ, ये राजनीति विज्ञान की वर्णमाला है। इनके बिना कोई भी राजनीतिक वाक्य बन ही नहीं सकता। सही बात है। और इन्हीं शब्दों की अलग-अलग व्याख्या से उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद या नारीवाद जैसी विचारधाराएं जन्म लेती हैं। ये दुनिया को देखने के अलग-अलग चश्मे हैं, जो हमें बताते हैं कि समाज कैसा है और कैसा होना चाहिए। और इन चश्मों को बनाने वाले लोग यानी विचारक? यूनिट 2 में प्लेटो, अरस्तु से लेकर जॉन रॉल्स तक पश्चिमी विचारकों की एक लंबी कतार है। ये सिर्फ नाम है या इनमें कोई पैटर्न भी है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ नामों की परेड नहीं है, ये विचारों का विकास है। अच्छा। देखिए, प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जिसे दार्शनिक राजा चलाएं। सदियों बाद में क्यावेली आते हैं और कहते हैं कि भाई राजनीति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, शासक को बस शक्ति बचानी आनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल। फिर हॉब्स, लॉक, रूसो इस पर बहस करते हैं कि राज्य बना ही क्यों, क्या ये एक समझौता है? और जॉन रॉल्स 20वीं सदी में आकर पूछते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसा हो। तो ये एक 2500 साल लंबी बहस है जिसमें हर विचारक पिछले वाले को जवाब दे रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन यूनिट 3 में जब हम कौटिल्य, गांधी और अंबेडकर जैसे भारतीय विचारकों को देखते हैं, तो क्या वो भी इसी बहस का हिस्सा हैं या उनकी अपनी कोई अलग बहस चल रही है? बिल्कुल। और यहीं पे ये सिलेबस बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये दिखाता है कि भारत में भी इन सवालों पर मौलिक रूप से सोचा गया है, लेकिन अपने संदर्भ में। अच्छा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये भारतीय विचारक आपस में भी बहस करते हैं। जैसे? मिसाल के तौर पर जहाँ गांधी ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकृत शक्ति की बात करते हैं, वहीं अंबेडकर एक मजबूत केंद्रीय राज्य को सामाजिक न्याय के लिए और जातियों के उत्पीड़न को खत्म करने के लिए जरूरी मानते थे। हाँ, ये तो बिल्कुल विपरीत विचार हैं। जी। ये सिलेबस हमें सिर्फ इन विचारकों को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इनके बीच के इस वैचारिक तनाव को समझने के लिए कहता है, जो आज भी भारत की राजनीति में जिंदा है। तो मतलब पहला हिस्सा हमें सोचने के लिए अलग-अलग लेंस या चश्मे देता है। बिल्कुल। हाँ, चश्मे देता है। ये हमें सिखाता है कि राजनीति के बारे में सोचा कैसे जाए, चाहे वो पश्चिमी परंपरा हो या भारतीय। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, सॉफ्टवेयर। अब सवाल उठता है कि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर कहाँ से आएगा? हाँ, सही बात है। सिर्फ सोचने से तो देश नहीं चलता। इन ऊंचे ऊंचे विचारों को जमीन पर कैसे उतारा जाता है? मेरा मतलब है संविधान, संसद, चुनाव, ये सब इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? और यहीं से हम अपने दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं, व्यवस्थाओं का विश्लेषण। यहाँ हम विचारों को संस्थाओं और प्रक्रियाओं में बदलते हुए देखते हैं।
इसमें मुख्य रूप से इकाई 4, 7 और 8 आती हैं। ठीक है। इकाई 4 यानी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण हमें एक तरह का टूल किट देती है जिससे हम दुनिया के अलग-अलग देशों के हार्डवेयर की तुलना कर सकें। वो अगर हम इस तुलनात्मक फ्रेमवर्क को भारत पर लागू करें तो ये वाकई पेचीदा हो जाता है। हमारे यहाँ एक तरफ मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं तो दूसरी तरफ जाति और धर्म जैसी पारंपरिक पहचानें भी राजनीति पर हावी हैं। तो क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था इन पश्चिमी मॉडल्स में आसानी से फिट हो जाती है या ये अपने आप में एक अलग ही मामला है? यही तो इस विषय का मजा है। कोई भी देश किसी मॉडल में पूरी तरह फिट नहीं होता। ये यूनिट हमें यही सिखाती है कि कैसे राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद का असर और राज्य के अलग अलग रूप जैसे लोकतांत्रिक या अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी हर देश की कहानी को अलग बनाते हैं। अच्छा। ये हमें एक वैश्विक चश्मा देता है जिससे हम भारत को बेहतर समझ सकें। और फिर इकाई 7 में हम सीधे भारत के हार्डवेयर पर आते हैं। भारतीय संविधान, संसद, न्यायपालिका, ये सब। हाँ, इकाई 7 हमारे सिस्टम की यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल, सही है। ये बताती है कि संविधान सभा में किन बहसों के बाद हमारा संविधान बना। ये कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, हमारी संसद और हमारी न्यायपालिका कैसे काम करती है, इसकी पूरी जानकारी देती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये संघवाद यानी फेडरलिज्म की आत्मा को समझाती है कि कैसे दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें मिलकर शक्ति का संतुलन बनाती हैं। लेकिन यूजर मैनुअल तो हमें ये बताता है कि मशीन को कैसे चलना चाहिए। हाँ, असल में तो राजनीति लोगों से, पार्टियों से, आंदोलनों से चलती है जो कभी-कभी मैनुअल के हिसाब से नहीं चलते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए इकाई 8 भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं इतनी जरूरी हैं। यह हमें राजनीति का स्ट्रीट स्मार्ट वर्जन दिखाती है। अच्छा, स्ट्रीट स्मार्ट वर्जन। जी, ये सिर्फ संस्थाओं के बारे में नहीं है, बल्कि राजनीति असल में कैसे होती है। इसमें हम पहचान की राजनीति को समझते हैं, कैसे धर्म, जाति, भाषा चुनाव को प्रभावित करते हैं। हम दलित, महिला, किसान और पर्यावरण आंदोलनों को देखते हैं जो व्यवस्था को बाहर से चुनौती देते हैं। और आखिर में हम पार्टियों, चुनावों और कैसे राज्यों की छोटी छोटी पार्टियां ताकतवर होती जा रही हैं, जिसे हम क्षेत्रीयकरण या रीजनलाइजेशन कहते हैं, उसे समझते हैं। वाह, तो पहले हमने विचारों का सॉफ्टवेयर समझा और अब हमने संस्थाओं का हार्डवेयर और जमीनी हकीकत का रियल टाइम ऑपरेशन भी देख लिया। बिल्कुल। अब तक हम एक देश की सीमाओं के अंदर ही घूम रहे थे। लेकिन आज की दुनिया में कोई भी देश एक द्वीप नहीं है। सही बात है। अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ये सब मुद्दे किसी एक देश के तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इस वैश्विक मंच पर क्या चल रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों से परिचित कराती है। ये वो चश्मे हैं जिनसे दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ वैश्विक राजनीति को देखते हैं। जैसे कि कौन से चश्मे? जैसे यथार्थवाद, मतलब रियलिज्म। यथार्थवाद को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे शतरंज के खेल की तरह देखना। अच्छा, शतरंज। हाँ, हर देश एक खिलाड़ी है जिसका एकमात्र लक्ष्य है अपनी शक्ति बढ़ाना और दूसरे को चेकमेट करना। इस नजरिए से दोस्ती, नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून ये सब तब तक ही मायने रखते हैं जब तक वे आपको गेम जीतने में मदद करें। ये तो काफी। ये दुनिया को देखने का एक बहुत ही व्यवहारिक लेकिन थोड़ा निराशावादी तरीका है। हाँ, ये तो काफी सिनिकल या कहें तो निराशावादी नजरिया है। क्या कोई और नजरिया भी है? संस्थाएं शांति स्थापित कर सकती हैं और व्यापार देशों को एक दूसरे से जोड़कर युद्ध की संभावना कम कर सकता है। तो ये ज्यादा आशावादी है? जी, यह दुनिया को एक संभावित समुदाय की तरह देखता है। असल में वैश्विक राजनीति इन्हीं दो नजरियों के बीच के तनाव में चलती है। तो इस वैश्विक शतरंज के खेल में भारत कहाँ खड़ा है? इकाई VI शायद इसी पर है। भारत का खिलाड़ी के तौर पर क्या स्टाइल है? एकदम सही सवाल। इकाई VI पूरी तरह से भारत की विदेश नीति पर केंद्रित है। हाँ। यह बताती है कि आजादी के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर से जब भारत ने किसी भी सुपर पावर का साथ देने से मना कर दिया था, से लेकर आज की बहुध्रुवीय दुनिया तक हमारा सफर कैसा रहा है। ठीक है। इसमें हम अमेरिका, रूस, चीन जैसी बड़ी शक्तियों और सार्क जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के जटिल रिश्तों को समझते हैं। इसमें ऊर्जा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे नए मुद्दों का भी जिक्र है।
ये तो दिखाता है कि खेल के नियम बदल रहे हैं। निश्चित रूप से ये इकाई सिर्फ पारंपरिक कूटनीति तक सीमित नहीं है, ये भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियों को भी सामने रखती है। अब विदेश नीति सिर्फ राजदूतों और संधियों तक सीमित नहीं रही। सही बात है। ये ऊर्जा, पानी, साइबर स्पेस और समुद्र की सुरक्षा से भी जुड़ी है। ये दिखाती है कि भारत इस बदलते खेल में कैसे अपनी चालें चल रहा है। कमाल है। तो हमने विचार देखे, देश के अंदर की मशीनरी देखी और अब दुनिया के मंच पर भी भारत की भूमिका को समझ लिया। लेकिन एक सवाल है। पूछिए। इन सब बड़ी बड़ी बातों का एक आम नागरिक की जिंदगी से क्या लेना देना? सरकार मुझ तक या किसी भी आम इंसान तक कैसे पहुंचती है? ये सबसे जरूरी सवाल है और ये हमें हमारे अंतिम और सबसे व्यावहारिक खंड पर ले आता है, शासन का तंत्र। शासन का तंत्र। जी, ये उन प्रक्रियाओं से जुड़ा है जो सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसमें इकाई X और X आती हैं। इकाई X यानी लोक प्रशासन हमें सरकार की उस विशाल मशीनरी के बारे में बताती है जिसे हम ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही कहते हैं। अच्छा, तो ये IAS अधिकारियों और सरकारी दफ्तरों की दुनिया है जो अक्सर धीमी और लाल फीताशाही के लिए जानी जाती है। क्या सिलेबस इन दोनों के बीच के अंतर पर भी बात करता है? हाँ, ये इसी की बात करता है। यह यूनिट सिर्फ यह नहीं बताती कि नौकरशाही क्या है, बल्कि यह भी कि इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ओके। इसमें हम वैज्ञानिक प्रबंधन से लेकर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तक के विचार पढ़ते हैं, जो सरकारी संगठनों को ज्यादा कुशल और जवाबदेह बनाने के तरीके सुझाते हैं। और इकाई X, भारत में शासन नीति तथा लोक नीति, ये सुनने में और भी ज्यादा जमीनी लगता है। ये है भी। यह सीधे एक्शन में आता है। यह सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की अवधारणा से शुरू होता है। फिर ये इन हथियारों की दार्प करता है जो नागरिकों के हाथ में है, जैसे सूचना का अधिकार यानी RTI, हाँ। जो किसी भी आम नागरिक को सरकारी फाइलों में झांकने की ताकत देता है, या फिर लोकपाल, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रहरी की तरह काम करता है। कमाल है। जब हमने शुरू किया था तो मुझे लगा था कि हम दो अलग अलग दुनियाओं की बात कर रहे हैं। एक तरफ दार्शनिकों की दुनिया और दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं की। लेकिन अब समझ आ रहा है कि न्याय पर जॉन रॉल्स के विचार और मनरेगा के तहत मिलने वाली 100 दिन की रोजगार गारंटी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। एक सिद्धांत है तो दूसरा उसका व्यावहारिक रूप। ये यूनिट तो सीधे उस कनेक्शन को जोड़ती है। आपने पकड़ लिया। यही इस पूरे सिलेबस का सार है। ये यूनिट पंचायती राज जैसी जमीनी संस्थाओं की बात करती है और फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और मनरेगा जैसी विशिष्ट नीतियों का विश्लेषण करती है। अच्छा। ये दिखाती है कि प्लेटो के न्याय का विचार अंत में एक गांव में एक मजदूर को मिलने वाले काम के अधिकार में कैसे बदल जाता है। तो प्लेटो और अरस्तू के विचारों से शुरू हुआ हमारा सफर भारतीय संविधान की गलियों से गुजरता हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वैश्विक मंच से होते हुए आखिरकार मनरेगा और पंचायती राज के जमीनी धरातल पर आकर पूरा हुआ। जी, ये सिलेबस वास्तव में राजनीति विज्ञान के पूरे विस्तार को समेटता है, विचार से लेकर व्यवहार तक, स्थानीय से लेकर वैश्विक तक। ये कोई डरावना पहाड़ नहीं, बल्कि एक सुनियोजित यात्रा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राजनीति सिर्फ चुनाव, भाषण और नेताओं तक सीमित नहीं है। नहीं है। ये उन सिद्धांतों, संस्थाओं और नीतियों का एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत जाल है जो हमारे समाज को, हमारे जीवन को हर पल आकार देता है। ये पाठ्यक्रम हमें उस जाल को समझने के लिए जरूरी नजर और उपकरण देता है। और इस पूरी समझ के बाद आखिर में बचता क्या है? इस पूरे पाठ्यक्रम के अंत में जन सुनवाई और सोशल ऑडिट जैसे शब्दों का उल्लेख है। ये वो तरीके हैं जिनसे नागरिक सीधे सरकार के काम का हिसाब किताब मांग सकते हैं। और यहीं ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस पूरे राजनीतिक ढांचे को, इस विशाल मशीनरी को समझने के बाद एक नागरिक के रूप में इन सभी प्रक्रियाओं को और ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और असरदार बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।